देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ आईनी तरमीम का मामला अब एसयू सीमेंट के बाद चला गया है जिसमें JUIF ये दावा कर रही है, वहीं JUIF की तरफ से उनके मरकजी अहम रहनुमा हाफिज अहमदुल्ला आज कहते हैं कि आईनी अदालत के नाम पर कठपुतली अदालत कायम की जा रही है। कल तक जो खबरें ये चलाई जा रही थी मीडिया के ऊपर कि मौलाना फजलुर रहमान बड़े ही इस हवाले से मुतमईन है और उनको ऑन बोर्ड ले लिया गया है, आज उन्हीं के एक स्पोक पर्सन उन्हीं की पार्टी के कहते हैं कि जी आईनी अदालत के नाम पर कठपुतली अदालत कायम की जा रही है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं आईनी अदालतों के मामले को। तो सवाल ये है कि जब भी हुकूमत निकलती है उस मीटिंग के बाद जिसमें PDM के माजी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान होते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट जरदारी होते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होते हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी, उसके बाद क्यों इस तरह की जो अभाम खबरें हैं वो सामने आ रही होती हैं। हुकूमत बड़ी मुतमईन बता रही होती है लेकिन JUI का मौक़िफ़ कुछ और ही नज़र आता है। इससे बहुत बड़ा सवाल उठता है क्या आया एक पेज पर हैं भी या नहीं, और क्या वाकई आईनी अदालतों का मामला जल्द से जल्द तरमीम का मामला जो है वो हल कर लिया जाएगा। तो दूसरी जानिब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो ये कहते हैं कि अगर आईनी तरमीम जो है वो 25 तारीख तक भी चली जाती है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि इस बात से ये अंदाज़ा हो रहा है कि जी मौजूदा चीफ जस्टिस की चूँकि उनको जाना है 26 तक, तो फिर उनके हवाले से जो बातें थीं, जो क़यास आराइयाँ थीं उनको रोकने की, वो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिले नज़र आता है। दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने खुसूसी इजलास एक कल तलब कर लिया है जिसमें खुसूसी कानून साजी टेबल एजेंडे के तौर पर पेश होने का इजलास है, जिसमें SIFC और मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो MOUs और मुआहदों की मंजूरी है उस हवाले से भी जो है वो काम किया जाएगा। अब सवाल ये है कि वैसे तो इस सारी सिचुएशन में आप इतनी जल्दी जल्दी इजलास बुला रहे हैं, इतनी हैपोजिट सिचुएशन में, आपको पता है कल से सऊदीया का डेलीगेशन आना है एक अहम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसके बावजूद आप इतनी जल्दी जल्दी चीज़ों को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो है वो लोग कह रहे हैं कि वो डबल गेम खेल रहे हैं, उन पे इल्ज़ाम है एहतजाज में डबल गेम का, और उन्होंने सोशल मीडिया की खबरों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया है। उन्हीं पर तनकीद करते हुए तलाल चौधरी कहते हैं कि गंडापुर अपनी नौकरी पक्की करने के लिए डबल गेम खेलकर इमरान खान को फंसा रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज एक और स्टेटमेंट देते हैं और वो ये कहते हैं कि जी मेरे दरवाजे आज भी तहरीक इंसाफ के लिए खुले हुए हैं। कितने खुले हुए हैं कितने नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज ही एक बहुत बड़ी खबर है टैक्स के हवाले से, क्योंकि हम हमेशा बात करते रहे जब टैक्सेस में कि कोई इस्लाहात नहीं आ रही हैं, आप आईनी अदालतों की बात करते हैं, आप जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें, जुडिशल रिफॉर्म्स करें, लेकिन टैक्स रिफॉर्म्स की आप बात नहीं करते। लेकिन अब ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बात हो रही है, क्योंकि हुकूमत ने ज़रूरी आमदनी पर टैक्स जुलाई 2025 लगाने का फैसला कर लिया है। तो अब सवाल यह है कि ये तो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लोगों की अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आप टैक्स में नहीं लाते, उनको टैक्स नहीं लगाते, जिसके ऊपर हमेशा सैलरीड क्लास नाराज़ और गम गुस्से में नज़र आता है, क्योंकि एक दिहाड़ीदार या तनख्वाहदार तबका जो है वो आपकी वजह से पिसता चला जाता है, पिसता चला जाता है, पिसता चला जाता है। 75 सालों से वही पिस रहा है और आप आज तक 75 सालों में ज़रे टैक्स नहीं लगा सके, तो आप सोचिए आप क्या ही करेंगे, आप कैसे ही फैसले कुछ करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। चलें देखते हैं ये भी कितना जो है वो ये काम भी इफ़ेक्टिव होगा और कितनी जल्दी होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब एक और हुकूमत फैसला करी है वो ये कि जो बिजली के वाहिद ख़रीदार के किरदार के खात्मे के लिए इंडिपेंडेंट मल्टी प्लेयर मार्केट बनाने का फैसला आज सामने आया है। यानी कि यह बिजली के हवाले से आया है, जबकि बिजली के लिए एक बहुत बुरी खबर भी यहाँ देती चलूँ कि कराची वालों को अगले महीने बहुत हैवी अमाउंट पे करनी है बिजली के बिलों में अगेन जी, क्योंकि जो एडजस्टमेंट है वो होने जा रही है और इसमें बताया जा रहा है कि मज़ीद जो है कि इलेक्ट्रिक टैरिफ बढ़ा रही है। तो पता नहीं ये बढ़ाते पढ़ाते कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, ये कोई 200-300 रुपये का एक यूनिट करना चाह रहे हैं, मुझे ये लग रहा है ऐसी सारी सूरत हाल से। और इस पर जो है कोई खातिर ख्वाह जो है डेवलपमेंट नज़र ही नहीं आ रही कि इलेक्ट्रिक को कोई जो है वो लगाम डाले, वो नहीं हो पा रहा। हुकूमत की तरफ से भी हमें नज़र आ रहा है कि वो नहीं हो पा रहा। इसी सब पर जी बात करते हैं जी। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं बैरिस्टर इसरार अहमद हैं तहरीक इंसाफ से, ताहिरा औरंगज़ेब हैं मुस्लिम लीग नून से, और मेरे साथ सहर कामरान साहिबा पीपल्स पार्टी से मेंबर कौमी असम्बली मौजूद हैं। तो
सबसे पहले मैं जाऊंगी ताहिरा औरंगजेब साहिबा की तरफ। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, ये एक तरफ कल बड़ी पुरएतमाद खबरें हम सुन रहे थे आईनी तरमीम के हवाले से, और मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी अच्छी मुलाकात हो गई प्रेसिडेंट साहब से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, और उसमें बिलावल साहब भी मौजूद थे और सारी चीज़ें थी। लेकिन आज फिर हम देखते हैं, कल वो करके निकले, जब मुलाकात करके लगते हैं उसके थोड़े देर बाद या अगले रोज़ ही जो है वो क्रिटिसिज्म शुरू हो जाती है सारी। आज फिर हम देख रहे हैं कि JUIF जो है वो दावा कर रही है कि जी आईनी तरमीम का मामला एक तो SCO समिट के बाद देखा जाएगा, दूसरा वो क्रिटिसाइज़ भी कर रही है कि आईनी अदालत के नाम पर कठपुतली अदालत कायम की जा रही है, और इस किस्म के बहुत सारे दावे वो कर रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं वो कि इत्तेहादी हुकूमत की हिमायत का यकीन दिलाने की अफवाहों को मुस्तरद कर रहे हैं JUI वाले, वो सारी मतलब अगेंस्ट जाके बात कर रहे हैं। तो इसमें ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, क्या मौलाना साहब नहीं अभी तक ऑन बोर्ड हुए हैं? क्योंकि ख़बर कुछ निकलती है फिर JUI कुछ कहती है, तो ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आईनी तरमीम पे हम चाहते हैं सिर्फ मौलाना साहब ही नहीं बल्कि PTI के लोग भी मुतफिक हों। ये अदालती इस्लाहात हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं करनी, इसमें हमारे जितने इत्तेहादी हैं, हमारे एलाइज हैं, उन्हें भी हम ऑन बोर्ड लेंगे। और इसके अलावा जो मौलाना साहब हैं उनके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं आईनी तरमीम के हवाले से, और उन्होंने वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशन बता दी हैं। अब हम उन पे काम कर रहे हैं और जब तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे, मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ शामिल नहीं होंगे, तो हम उन्हीं तजावीज़ पर अमल दरामद करने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे हमारे तमाम इत्तेहादी भी मुतफिक हो जाएं और साथ ही मौलाना साहब के लिए भी वो काबिल कबूल हो, और इसके अलावा और भी दीगर जो सियासी जमातें हैं हमसे मुतफिक हो जाएं, ताकि हम सही तौर पे ऑन बोर्ड लेके सबको ये आईनी तरमीम कर सकें। अभी तो आईनी तरमीम वो रही थी, अब तो वो सारी चेंज हो गई हैं, तो उसके बाद अब जब नई तरमीम बनेगी तो फिर उसके बाद वो पहले कैबिनेट में जाएंगी सबकी मुतफिका कोशिशों से और उनके तमाम के मानने के बाद, और फिर उसके बाद वो कैबिनेट से पास होने के बाद, अप्रूव होने के बाद नेशनल असेंबली में आएंगी, फिर उस पर बहस तमीज़ होगी और उसके बाद बड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह ताला सबके कंसेंसस से ये अप्रूव होंगी। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा कि ये जो वो JUIF ये भी एक दावा कर रही है कि आईनी तरमीम का मामला अब SCO समिट के बाद देखा जाएगा, ये बात दुरुस्त है? देखिए, मुझे इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन सबसे इस वक्त गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे पाकिस्तान के अवाम के लिए भी जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है वो सबसे अहम है। इस शंघाई कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तजारत, पाकिस्तान की जो कॉमर्स और ट्रेड है उस बहुत डिपेंड करती है, और हमें चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर पुरअमन माहौल रखें ताकि ये कॉन्फ्रेंस कामयाबी के साथ अमल पजीर और दीगर ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, और उनके पाकिस्तान आने पर हम नहीं चाहते कि किसी भी किस्म का कोई ऐसा एलिमेंट हो जो वो भी मुतासिर हो और पाकिस्तान की बदनामी भी हो। हम चाहते हैं, इन दिनों में हमने लोकल हॉलीडे भी कर दी है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, जितने दिन ये कॉन्फ्रेंस रहेगी उतने दिन स्कूल कॉलेज सब कुछ अदारे बंद रहेंगे, ताकि वो लोग जो हैं वो तसल्ली से ये कॉन्फ्रेंस कर सके। और हुकूमत की ये गुजारिश भी है दीगर तमाम सियासी जमातों से कि वो पाकिस्तान के अमन के माहौल को पुरअमन बनाने में हमारा साथ दें। हमारी अपोजिशन से भी ये गुजारिश होगी, जो धरना, जो जलसा, जो एहतजाज, जो जुलूस वो करना चाहते हैं, बराए मेहरबानी इन 4 दिनों में वो कुछ एक्टिविटी ना करें। खास तौर पे मैं अली अमीन गंडापुर साहब से गुजारिश करूंगी कि वो तो सिर्फ लहरा लहरा के मीडिया के सामने बातें करते हैं और लोगों को उभारते हैं, उकसाते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे बड़ा बुरा आएगा इन खास 4 दिनों में, क्योंकि बहुत सी दुनिया के ममालिक जो है वहाँ के सरबराहान आ रहे हैं और ये शंघाई बड़ी अहम है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इस शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत मेहनत की है, एक एक मुल्क के साथ उन्होंने जाके रिक्वेस्ट करके इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुमकिन बनाया है। हम चाहते हैं ये कॉन्फ्रेंस कामयाबी के साथ इनेकाद पजीर हो और इसके अच्छे नताइज निकलेंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान माशी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और ये माशी तरक्की ही PTI की लोगों को हजम नहीं हो रही।
इसके लिए खास तौर पर रमीन गंडापुर साहब एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ पंजाब की चीफ मिनिस्टर को ही देख ले कि वो आवाम के लिए दिन रात काम कर रही हैं, ऐसे मंसूबे ला रही हैं जो अवामी बहबूद के हैं। कोई उनकी नकल मार लें और इन दिनों में अपने सूबे के अंदर अवाम की भलाई के मंसूबे शुरू कर लें, ताकि उनके पास जो फालतू वक्त है जिसमें वो फजूल बातें करते हैं उससे वो उन्हें परहेज इख्तियार हो जाए और वो मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ कर सकें। ठीक हो गया है जी। मैं अपने दीगर मेहमानों की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन एक वेरी क्विक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ मैं जा रही हूँ, उसके बाद आप सारे स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी। बैरिस्टर स्टार साहब की तरफ भी जाऊंगी। बैरिस्टर स्टार साहब, अभी तारा औरंगजेब साहिबा बात कर रही थी, वो रिक्वेस्ट भी कर रही थी कि एससीओ कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑपोजिशन से उन्होंने कहा कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने धरने और एहतजाज की कॉल जो है वो एससीओ तक मौखर कर दें। खासतौर पर अलीमीन गंडापुर साहब के हवाले से वो बात करी थी कि वो भी अपने जज्बात को ज़रा काबू में रखें, क्योंकि एससीओ एक जो कॉन्फ्रेंस है वो ऐसी है कि जी पाकिस्तान के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। साथ ही जो इस वक्त बिलावल साहब हैं, उन्होंने आज बड़ा स्टेटमेंट दिया है आप लोगों के हवाले से अगेन, कि वो ये कहते हैं कि आज भी हमारे दरवाजे तहरीक इंसाफ के लिए खुले हुए हैं। हुकूमत के वक्त भी, जब इलेक्शन के वक्त भी, जब हुकूमत बनाने का फेस आया था तो पहले पीपल्स पार्टी चाहती थी कि आपके साथ मिलकर हुकूमत बनाए, आपने उस वक्त भी इनकार कर दिया था। आज भी बिलावल साहब कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं। तो क्या कोई आ सकती है ऐसी पॉलिसी, या कोई आप लोग नज़रसानी कर सकते हैं खान साहब के जाके जो है वो दोबारा से टेबल टर्न ओवर करने के लिए, ख़ास तौर पे हुकूमत को चेंज करने के लिए, या नंबर गेम्स चेंज करने के लिए पीटीआई हाथ मिला ले पीपल्स पार्टी से? सब मेरी तरफ से तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से सलाम अर्ज। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में लिया। देखें, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो हम सब के लिए पैरामाउंट है। सब हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के फलाह बहबूद के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और काम भी करना चाहते हैं। लेकिन जो जो मेन जो क्रक्स है, जो इश्यू, वो ये है कि ये वो हुकूमत है जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आप उसको रीवेम करने जा रहे हैं, उसमें एक बड़ी तब्दीली लेके चेंज करना, अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। यानी आपने मोर देन 50 प्रपोजल जो बनाए हैं जो उसको चेंज करने के जा रहे हैं। जिस हुकूमत के पास जिस वजीर आजम के पास पूरे पाकिस्तान में 17 सीटें हैं, जिस पंजाब हुकूमत के पास 42 सीटें हैं, और पंजाब हुकूमत की वजीर आला बनी हुई है, और मुल्क का वजीर आजम उसके पास 17 सीटें हैं, वो पाकिस्तान के आइन के अंदर अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, जिनको अवाम का मैंडेट भी हासिल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये उनके पास अख्तियार नहीं है। और आप ये देखें कि ऐसे, और वो जो प्रपोजल है, जो अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं, दुनिया में आप जहां भी देखें, जब कवानीन बनाए जाते हैं, जब लेजिस्लेशन की जाती है, तो उसको जो प्रपोजल होते हैं वो मीडिया को दिए जाते हैं, वो अरकान असेंबली को दिए जाते हैं, उसको पब्लिक डोमेन में लेके आप आते हैं ताकि उस पर डिस्कशन हो सके, ताकि मुल्क के बेहतर मफाद में कवानीन बनाए जा सके। आपका ये डॉक्यूमेंट एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट रखा है। इवन जो आपका वजीर कानून है उसको भी पता नहीं है कि ये जो प्रपोजल दिया गया, ये जो अमेंडमेंट की जा रही है, क्या की जा रहे हैं। रात के अंधेरे में आप अगर जो मुल्क का आइन है, जो एक कंसेंसस के साथ बनाया गया था, आप उसमें तब्दीली अगर आप करेंगे, तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ ये ना पाकिस्तान के मफादात में और न इस कौम के मफादात में है। मैं ये समझता हूँ कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, ये वो बुनियादी नुकता है जो हमें पार्लियामेंटेरियन को, कानून साजू को, कानूनदानों को, जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो हमारी कौम है, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये जब तक आइन की बालादस्ती नहीं होगी, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जब कवानीन और आइन में तरमीम पाकिस्तान के मफादात में नहीं बनाई जाएंगी, जब आप बनाई जाएंगी, उस वक्त तक मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट नहीं होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त एक ऐसा मसला है जिसके लिए हम
मैं ये समझता हूँ कि जो पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी है और पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है कि क्या ये हमारा बुनियादी फंडामेंटल हक नहीं है कि जब मुल्क के अंदर मुल्क के पूरे आइन को तब्दील किया जा रहा है, मुल्क के अंदर ऐसे जजेस को ऐसी कोर्ट को सेटअप किया जा रहा है, मुल्क के अंदर एक पैरेलल कोर्ट बनाई जा रही है जिसके जजेस ऐसे लोग जजेस मुंतखब करेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे जिनके पास कौम का मैंडेट नहीं है और अपनी मर्जी के फैसले लेंगे। ऐसे हालात में मुझे आप ये बताएं और आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं ये कौम से ये पूछता हूं कि क्या ऐसे हालात में हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा सकते कि मुल्क के साथ, इस कौम के साथ ऐसी ज्यादती ना करें। तो मैं ये समझता हूं कि ये कौम और जितनी भी जो हमारे वकला हैं, हमारी सिविल सोसाइटी है, उनको बाहर निकलना चाहिए, उनको एहतजाज करना चाहिए ताकि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो सकी। तो हमारे जो पाकिस्तान के जो पैरामाउंट इंटरेस्ट है वो आइन और कानून की पलादस्ती है। बाकी मीटिंग्स भी होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, ये मुल्क के अंदर ये चलता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ये रात के अंधेरे में जो कानून में तब्दीली करने जा रहे हैं, इसमें पूरी कौम को बाहर निकलना चाहिए। इनको मैं समझता हूँ कि आप मीडिया का भी ये अहम रोल है। आप खुद अपने आप से पूछें, क्या आपको ये प्रपोजल दिए गए, आपके पास कोई ऐसी अमेंडमेंट जो इन्होंने आइन के अंदर करनी है आपको दी गई है ताकि आप इस पर डिस्कशन कर सकें? ऐसा हरगिज नहीं किया गया। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई अहम है कि हम सब आपके ताउन से बाहर निकलें, पुरअमन एहतजाज करें और ऐसे कानून न बनाए जाए। और इसके अलावा मैं आई वुड लाइक टू ऐड फर्दर कि वो असेंबली जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, आपकी जो सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा की है वो कंप्लीट नहीं है, आपकी सेनेट कंप्लीट नहीं है, आपकी रिजर्व सीटों का फैसला नहीं हुआ, तो आप आइन के अंदर कैसे तब्दीली कर सकते हैं? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि दिस इज वेरी कंसर्निंग, वेरी अलार्मिंग। मैं समझता हूँ कि वो सबको खड़ा हो जाना चाहिए, वी शुड स्टैंड अप, और इसी में मुल्क और कौम की बेहतरी भी है और मुल्क की भलाई है। अच्छा, मेरे दूसरे सवाल के दूसरे हिस्से का भी जवाब दें जो बिलावल साहब ने कहा है। जी देखें, ना नून लीग के पास और ना बिलावल साहब के पास कोई ऐसा मैंडेट है और ना उनके पास वो फॉर्म 47 की पैदावार है। कोई मैंडेट नहीं है कि वो मुल्क को रूल कर सके। पीटीआई को कौम ने मेजॉरिटी दी है इस मुल्क को रूल करने के लिए। पीटीआई का अक्ल और दानिश का तकाजा है कि पीटीआई का जो मैंडेट है उसको हवाले किया जाए और उनको हुकूमत करने की इजाजत दी करने का हक दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि जुल्म, जबर, तशद्दुद और फस्तैयत से मुल्क के निज़ाम नहीं चलाए जा सकते। और मैं समझता हूँ कि उनके पास आप यानी दिस इज इन पब्लिक डोमेन, ये सब अब पूरी दुनिया देख रही है, कौम देख रही है, कौम चीख चीख के पुकार रही है कि आप लोगों के पास मैंडेट नहीं है। जिसके पास मैंडेट है आपने उसके ऊपर 200 से ज्यादा केसेस बना के उसको जेल में डाला हुआ है, उसकी पूरी क़यादत को जेल में डाला हुआ है। वो कहीं भी पुरअमन न जलसा कर सकते हैं, न वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, न वो बाहर इकट्ठे हो सकते हैं, न वो कोई कन्वेंशन कर सकते हैं। कहाँ किसी जो सिविलाइज माशरे में, किसी जमहूरियत में ऐसा हो। और ये बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब और इनकी हुकूमत और ये हमें इनवाइट करें कि आप हमारे दरवाजे आपके लिए खुले। आपको तो कौम ने मैंडेट ही नहीं दिया। मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को शर्म होनी चाहिए इस तरह के इनविटेशन देने में कि आपने कैसे, आप लोग जमहूरियत के बड़े दाई बनते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि जमहूरियत सबसे बड़ा रिवेंज है। तो आपको कौम ने मैंडेट नहीं दिया और आप मुल्क पे काबिज है। और जब भी आपने हुकूमत की, आपका माजी ये बताता है कि आपने मुल्क की न सिर्फ दौलत को लूटा, इस कौम पे कर्जे लेके इन कर्जों को लूट कर आपने अपनी ऑफशोर कंपनी में डाला। तो आप हमें पीटीआई को दावत दे रहे हैं कि आपके साथ हुकूमत बनाए। मैं नहीं समझता पीटीआई के साथ, पीटीआई को कौम ने एक मेजॉरिटी मैंडेट दिया है, उसको किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की जरूरत नहीं है।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक इलॉजिकल और अनवाइज इनविटेशन है, जिससे मैं ये समझता हूँ कि जो इनविटेशन देते हैं उनको एम्बैरस, खुद शर्मिंदा होना चाहिए। हम तो इस इवन इस बात में शर्मिंदा हो रहे हैं कि ये कैसे कैसे लोग हैं जो जिनके पास मैंडेट नहीं है, वो पीटीआई को जिसको कौम ने भारी मैंडेट दिया उसको इनविटेशन कर रहे हैं हमारे दरवाजे को ले। तो ये कौम सब देख रही है। मैं ये समझता हूँ कौम ने 8 फरवरी को भी बताया, हर रोज वो जब बाहर निकलते हैं इस जुल्म जबर फस्तैयत में, लाठी चार्ज, आंसू गैस, बुलेट चलाए जाते हैं उनपे, फिर भी वो बाहर निकलते हैं और अपना एहतजाज नहते बाहर निकलते हैं, नहते बाहर निकलते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं और कहते हैं कि आप मुल्क में सही फैसले करें, लोगों कौम को जो जो कौम ने जिसको जो हक दिया है, लोगों ने जो फैसला किया है उस फैसले को इज्जत दे ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं सहर कामरान साहिबा की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले अगैन मैंने एक शॉर्ट क्विक कमर्शियल ब्रेक लेना है, उसके बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात कर रहे थे बैरिस्टर इसरार साहब, अब मैं जाऊंगी जी सहर कामरान साहिबा की तरफ। सहर कामरान साहिबा, आपने एक यकीनी तौर पे एक इनविटेशन तो दिया, लेकिन उसका जवाब भी आपने सुन लिया पीटीआई की तरफ से। दूसरी तरफ आईनी तरमीम का मामला है, एक तरफ ये तासुर जा रहा होता है जब हुकूमत बैठती है मौलाना साहब के साथ कि अब जो है वो हिमायत हो जाएगी और अब तरमीम के लिए हम राहें हमवार हैं, लेकिन जैसे ये बात होती है अगले ही 2 रोज़ या उसी अगले घंटे जो है वो JUIF कहने लगती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इत्तेहादी हुकूमत को कोई हिमायत का यकीन नहीं दिलाया गया है और तरमीम पे अभी तक कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ है। क्या वाकई कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ? और दूसरा, ये एक बड़ा सवाल, क्रिटिसिज्म बहुत आया है, और जैसे अभी बैरिस्टर इसरार भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, हर ज़बान ज़दा में, कि जो ड्राफ्ट है, जो मुजवज़ा तैयार किया जा रहा है, वो मीडिया से और अरकान पार्लियामेंट से क्यों छुपाया जा रहा है? अगर वो कोई ऐसा उसमें कोई ऐसी गलती नहीं है, कोई इसमें ऐसी कोताही नहीं है और वो होनी ही है तरमीम, तो वो क्यों नहीं पब्लिक किया जा रहा ताकि उसके ऊपर डिस्कशन हो सके, एक एतमाद में लिया जा सके तमाम लोगों को? शुक्रिया रिदा। अगर आप पाकिस्तान की जो है वो आइन का और कानून साजी का जायजा लें तो 1973 का आइन एक मुतफ़िका कंसेंसस आइन था, जिसके ऊपर जो है एक सब उस वक्त की सियासी जमातों ने जो है इत्तेफाक किया था। 18वीं अमेंडमेंट कंसेंसस के साथ पास हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश ये की है कि एक लार्जर कंसेंसस बिल्ड हो। अब जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें कहूंगी कि अगर आपको कोई इबाम है तो आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दोबारा पढ़ ले, एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, मीडिया भी पढ़ ले। और जो जिन लोगों को ये ख्याल है कि उनको नहीं मालूम कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड क्या होता है, उनको नहीं पता कि ये आईनी तरमीम किन मामला के ऊपर है, तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ लें। वो तो मई 2006 में साइन हुई थी ना, और पीपल्स पार्टी के तो ये मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि आईनी अदालत बननी है। क्यों मैनिफेस्टो का हिस्सा था? क्योंकि पीपल्स पार्टी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे एक पूरी जो है हर तरीके से अमल करना चाहती थी, और हम इनमें जब हमारा इस पर एक कंसेंसस था और इसके बारे में हर जो है तबका फिक्र से बात भी हुई। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो क्यों बिल्ड हो रही हैं। यानी कानून साजी करना जो है वो पार्लियामान का काम है। अब जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि जी फॉर्म 47, फॉर्म 45, वो तो 2018 के आरटीआई सिस्टम का जवाब दें। यानी एक नैरेटिव बना के सोशल मीडिया पे हंगामा बर्पा करके, मुल्क से बाहर से ट्विटर चला के और सोशल मीडिया ऑपरेट करके क्या करना चाहते हैं? मुझे वो एक इदारा बता दें जिसके ऊपर उन्होंने हमला ना किया हो, तनकीद ना की हो। वो आला अदलिया हो, वो अफवाज पाकिस्तान हो, वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन हो, वो पार्लियामान हो, वो कोई और इदारा, कोई तो एक बताएं जिस पर इनको एतराज नहीं है। यानी मसला ये है कि ये लोग शख्सियात से और एक पर्सनल जो है जाती मफाद से आगे नहीं बढ़ते, और वही इनकी सोच में है। अगर आप देखें कि पीपल्स पार्टी एक ब्रॉडर कंसेंसस बिल्ड कर रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामान में, पार्लियामान से बाहर सियासी जमातों के साथ गुफ्तगू शनीद में,
मीटिंग्स में उनके पास चल के जाके, और इसके अलावा तमाम सूबों के अंदर जो है जहां जहां भी को मौका मिलता है जाके बातचीत करके जरूर जो है इसके ऊपर पूरी वजाहत दे रहे हैं। फिर इसके साथ साथ मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए जो है, जो हमारा डिजिटल मीडिया है उसके जरिए, टेलीविजन के जरिए, टॉक शोज के जरिए, इंटरव्यूज के जरिए एक बड़ी मुफस्सल तरीके से इसके बारे में बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर सेनेट के अंदर सेनेटर शहरी रहमान साहिबा जो वाइस प्रेसिडेंट भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, नवीद कमर साहब जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं नेशनल असेंबली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हर तबके को इंगेज कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी बार काउंसिल्स के पास गए हैं, उनसे गुफ्तगू की है, मीडिया के पास गए हैं, उनसे गुफ्तगू की है, सिविल सोसाइटी को हमारी सीनियर लीडरशिप इंगेज कर रही है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि खला कहाँ पे रह गया और गुफ्तगू कहाँ नहीं हुई और कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश कहाँ नहीं हुई। यानी हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम हर कानून को अपनी जात के फायदे और नुकसान की हद तक देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी शख्सियत से इस कानून साजी को मुंसलिक नहीं कर रही। ये एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अनफिनिश एजेंडा है जिसको मुकम्मल करना है। आपको पता है जब 2018 में जब 2000 से हमारी हुकूमत बनी 8 में, और उस वक्त जो है 18वीं अमेंडमेंट पे काम शुरू हुआ, तो उस वक्त जो है जब अदालती अदलिया की अपॉइंटमेंट की बात आई तो उस वक्त जो है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने बाय प्रेशर 19वीं तरमीम मंजूर कराई। यानी वो कहते हैं कि जी हम पर तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब एक बात बुनियादी चीज ये है कि पाकिस्तान की अदलिया का क्या नंबर है, क्या रैंकिंग है। यानी 145 ममालिक में से 130 नंबर पे आती है। तो सोचने की बात है कि क्यों आपके जो है 85% केस जो है वो अवाम के, वो इसलिए जो है वो पेंडिंग में रहते हैं। लोग अपनी जिंदगियां उनकी खत्म हो जाती है, उनको इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि आप चंद जो है सियासी केसों में उलझे हुए होते हैं, जहाँ पे आप या तो अपनी माली देख रहे होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजंस हैं उनके अंदर आप इन्वॉल्व होते हैं। आप टमाटर की कीमत तय करते हैं, आप नुकसा टावर गिराते हैं, आप रिकॉर्डिंग के मामले में जाते हैं, आप यानी आप जो है वो आइन को रीराइट करते हैं, हर वो अख्तियार अपने पास रखना चाहते हैं और आप हर चीज से मुबर्रा है। तो मैं समझती हूँ कि हर इदारे की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, अख्तियारात का में तबादुल भी होना चाहिए और इदारे को अपने डोमेन के अंदर रह के काम भी करना चाहिए। तो इसमें जो है इस चीज़ को इतना जो है मैं समझती हूँ इस पे कंट्रोवर्सी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आईनी तरमीम है वो उसी वक्त होगी, हम उसको बुलडोज नहीं कर रहे हैं। बुलडोज करना होता तो ये हो चुकी होती, बुलडोज नहीं कर रहे हैं, एक कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं जो हमारा राइट है। तो एट एवरी लेवल, चाहे वो पार्लियामान हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो। अब एक ऐसी जमात है जो कहते हैं कि हम तो जो है फलस्तीन के मसले पे भी नहीं बैठना चाहते, हम जो है कश्मीर के इशू पे भी नहीं बैठना चाहते, हम जो है हमारी हुकूमत हो और कश्मीर पे करारदाद हो तो हम गायब हो जाते हैं, हम जो है वो कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील होती है, हम कहते हैं हम जुम्मा खड़े होंगे और वो अपने दाएं बाएं अपने वज़रा को भी खड़े नहीं होने देते। तो बात ये कि आज जिस किस्म की आप सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं, जितनी लॉबिंग कर रहे हैं आज अगर आपने उसका कश्मीर की नहीं की होती तो आज हालात मुख्तलिफ होते हैं। एक नेशनल यूनिटी डेमोन्स्ट्रेट की पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप ने, और मैं समझती हूँ बहुत अहम जो है वो मीटिंग थी, APC थी, जिसके अंदर हर सियासी जमात को हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन उससे भी जो है वो PTI बाहर है। पार्लियामान में करारदाद पेश होती है तो उससे भी बाहर होती है। तो बात यह है कि अगर आपकी नजर में सिर्फ गोल्डस्मिथ फैमिली के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है तो भाई बात यह है कि इसके ऊपर हम पाकिस्तान के मफादात को, पाकिस्तान के अवाम के मफादात को कुर्बान नहीं कर सकते। आप कहते हैं पुरअमन, मुझे आप ये बताएं कि अवाम को प्रवोक किसने किया, इश्तियाल अंगेजी किसने की, इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट कैसे जली, किस तरीके से जो है ऐसे बयान दिए गए। आप ये बताएं कि जो जमान पास से पेट्रोल बम बना के फेंके गए वो कैसे फेंके गए, 14 की यादगारों पे हमले कैसे हुए, 2014 से लेके आज तक देख लें, चाहे वो पार्लियामान हो, चाहे वो अदलिया हो,
चाहे वो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशन हो, किस पर आपने हमला नहीं किया? कौन सा ऐसा मौका है जो आपने जाने दिया? तो और आज आप कहते हैं कि आप पुरअमन में बाकी आपने तो अपनी दौरे हुकूमत के अंदर तैयबा गुल को होस्टेज बना के अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमे बनाए। आप ये कहते हैं कि आपकी शवाहिद मौजूद हो, आप इश्तियाल अंगेजी कर रहे हो, आप आग लगवा रहे हो, आप दहशतगर्दों को लाके वापस मुल्क में बसा रहे हो, आप जो है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई इनिशिएटिव हो, आप उसको सबोटाइज करने के लिए तैयार हो। देखिए ये बहुत अहम जो है वक्त है। आज जो है वो सऊदी डेलीगेशन आया है, पाकिस्तान को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट समिट हो रही है पाकिस्तान में। तो ये लोग क्या जी सहर कामरान साहबा, हमारी तरफ से होता है, मुझे नहीं लगता है कि इतना बहस क्यों है इनकी बातों में। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, मैं चाहूँगी थोड़ा लाउड अगर आप बात करें। जी जी मैं रिदा ये कह रही हूँ कि इनकी सोच में, इनकी जो है गुफ्तगू में इतना इंतजार क्यों है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अच्छा, लेकिन आईनी इसमें कतकलाई माफी में कामरान साहब इसमें थोड़ी सी ऐड ऑन करना चाहिए। इसमें सिर्फ पीटीआई का मामला नहीं है, इसमें तो जेयूआईएफ भी नहीं खड़ी हुई ना, बहुत सारे मामलात में वो भी अब ऑपोजिशन का किरदार कर रही है। और वो सारी बातें जो आप कर रहे हैं, जो पीटीआई कह रही है आपके हवाले से, कि चाहे वो इलेक्शंस के नताइज हों, चाहे इमरान खान की साहब की हुकूमत को घर भेजने का मामला था, या फिर जो इस वक्त इलेक्शन का मामला है, उस पर तो मौलाना साहब भी बात कर रहे हैं ना, वो भी तो वही सारी बातें कर रहे हैं जो पीटीआई कह रही है। जी मैं तो कहती हूँ कि अब इनको पहले माफी मांगनी चाहिए। और आज ये लोग मौलाना साहब कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि इनको कुछ अकल आई है। वो उन्होंने माफी मुतलाफी आपस में कर लिए तभी मिल रहे हैं ना, मेल मुलाकातें हो रही हैं। हाँ मैं आपको बता रही हूँ रिदा, ये खैबर पख्तूनख्वा में नशिस्तें मौलाना साहब की किसी और जमात में नहीं ली, वो पीटीआई ने ली है। उनकी गिले शिकवे दर हकीकत पीटीआई से है। वो जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो जहाँ पे उनकी नशिस्तें ली गई हैं, वो पीटीआई ने ली है। तो वो पीटीआई के साथ ही कैसे फिर दे रहे हैं? और तो आप बात कर रही है ना कि देखिए मुफाहिमत होगी, ऐसे ही होती है, आपस में बैठ के बातचीत होती है। यही आप देखें कि जो एक एक्सपीरियंस मुदब्बर सियासतदान होते हैं, वो जर्फ दिखाते हैं, वो साथ बैठते हैं, कौमी मामला पे बैठते हैं, और हम तो ये कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं ना उनके साथ। ठीक है, कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहब आपका, तारा औरंगजेब साहब आपका, बैरिस्टर स्टार साहब आपका, तीनों मज़ीद मेहमानों को शुक्रिया। वक्त प्रोग्राम खत्म हो गया नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।